इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। अजीब मस्करा था, जब कफन के पैसे नहीं थे तो क्यों मरा था। एडमिशन और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण के लिए सरकार के संविधान संशोधन को वैध करार दिया है। 3-2 के बहुमत से कोर्ट का यह फैसला आया। दरअसल 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर अगस्त 2020 में उस वक्त के CJI SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये मामला सुना था और संवैधानिक पीठ को सौंपा था। CJI UA ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों को इसमें जोड़कर इसकी सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि EWS आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो EWS आरक्षण पर दिया गया, EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है अपना, जो सरकार के फैसले के खिलाफ था, संसद के फैसले के, कि देश में गरीब सवर्णों का आरक्षण जारी रहेगा। ये बड़ा फैसला है। देश में गरीब सवर्णों का आरक्षण जारी रहेगा। 5 जजों की बेंच में से 3-2 की ने इस मामले फैसले को सही ठहराया है। यानी 3 जज जो थे EWS के समर्थन में थे और 2 उसके खिलाफ थे। उसमें 2 में हमारे जो आज मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो भी शामिल थे। संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। इस फैसले का मतलब ये है, जो संविधान संशोधन पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने किया था, EWS कोटा में संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पिटीशन में इस बात को जोड़ दिया गया कि ये फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संविधान संशोधन किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत से पारित हुआ था। कानून आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब भी देश भर में SC, ST और OBC वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के भीतर ही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी था। ऐसे में EWS को चुनौती देने वाली याचिकाओं में इसका तर्क दिया गया कि इस कोटे से 50% की सीमा का उल्लंघन हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हुई थी, लेकिन 5 जजों की बेंच ने 3-2 से इस मसले को सही ठहराया। आइए अब जानते हैं कि इसके पक्ष में कौन कौन से जज थे सुप्रीम कोर्ट में और किसने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी उनके पक्ष में थे। उन्होंने कहा EWS आरक्षण जो है संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा था। जो 3 जज हैं उसमें दूसरी जज हैं जस्टिस बेला S त्रिवेदी। उन्होंने कहा EWS आरक्षण के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया वो ठीक है, सही है। और तीसरे जज हैं जस्टिस JB पारदीवाला, वो भी इसके पक्ष में है और उन्होंने कहा कि अगर निहित स्वार्थ के लिए आरक्षण ना इसका इस्तेमाल हो तो ये ठीक है, ये फैसला ठीक है। 2 जज जो हैं इस मसले के खिलाफ थे। उसमें हमारे मौजूदा CJI जस्टिस UU ललित इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा EWS आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये जस्टिस UU ललित का कहना था। और जस्टिस S रविंद्र भट्ट उसके विरोध में थे, दूसरे जज हैं, जिन्होंने कहा EWS आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, उसका उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन है, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी और इसके पीछे इंदिरा साहनी केस की दलील दी जा रही है। इसमें तब के सीजेआई मधुकर हीरालाल कानिया की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच में आरक्षण की सीमा तय की गई थी। ऐसे में जान लेना चाहिए कि आखिर इंदिरा साहनी केस और इस केस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या क्या कहा गया। केस एक और फैसला अलग अलग, क्योंकि मामला दोनों जगह एक ही था, लेकिन ये 92 का फैसला है। इंदिरा साहनी केस जब नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण लागू करने का फैसला किया था। आज का जो मसला था वो भी था 2019 में मोदी सरकार ने 10% आर्थिक आरक्षण लागू किया था। ये दो अलग अलग मसले हैं, लेकिन मामला एक ही है। इस आदेश को इंदिरा साहनी केस में इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस आदेश के खिलाफ 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की पीठ बनी थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे मधुकर हीरालाल कानिया, और आज 5 जजों की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसमें ये फैसला सुनाया गया। उसमें 10% आर्थिक आरक्षण को गलत ठहराया गया था। ये 1992 का इंदिरा साहनी केस में EWS पर आर्थिक आरक्षण पर फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो 6-3 से दिया गया था। आज का फैसला 10% आर्थिक आरक्षण को ठहराया सही। आरक्षण ऐसी व्यवस्था है जिसको बनाया गया तो दबे कुचलों को मुख्य दौड़ में शामिल करने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ ये राजनीति का हिस्सा बनता गया। कभी इसे आर्थिक तौर पर उठाने की बात हुई तो कभी जाति और धर्म के आधार पर, कभी इसकी सीमा 50% रखने वाला सुप्रीम कोर्ट ने अब EWS आरक्षण को हरी झंडी दे दी है और एक नई बहस शुरू हो गई है। देखते हैं क्या बहस शुरू होती है। संविधान के निर्माता बाला साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण बैसाखी नहीं सहारा है, समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य दौड़ में शामिल करने का। लेकिन देखा जाए तो आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल अपने अपने हितों के हिसाब से किया है। शुरुआत में SC/ST, फिर मंडल कमीशन की सिफारिशों पर OBC वर्ग को आरक्षण मिला। इसके बाद मोदी सरकार EWS यानी आर्थिक तौर पर आरक्षण लेकर आई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था। राजनीति के मैदान में गर्म रहने वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार है। केवल अंदाज लगाया जा सकता है, क्योंकि 50% की जो सीमा क्योंकि लगी है, इसलिए बहुत जगह इसकी आवश्यकता भी थी, रिजर्वेशन बढ़ाने की आवश्यकता भी थी, तो वो नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो अब आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय। कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता को चुनौती देते हैं। संविधान की दुहाई दे रहे, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC/ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं, जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि अब आरक्षण सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर भी होगा, और इससे आरक्षण की सीमा पर लगा फुल स्टॉप भी हट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। केंद्र की बीजेपी सरकार ने जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग इसकी आलोचना कर रहा है। इस फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि आरक्षण के प्रावधान का मकसद सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना है, न कि आर्थिक विषमता का समाधान करना। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनावी फायदे के लिए EWS आरक्षण का विरोध किया जा रहा है? गरीब सवर्ण आरक्षण क्या बदलेगा चुनावी समीकरण को, या फिर क्या आर्थिक आधार पर यह आरक्षण होना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश चंद्र रत्न साहब, चेयरमैन हैं PSC रेल मंत्रालय के, और प्रोफेसर राजेश पासवान JNU के
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तहसीन पूनावाला और उदित राज साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश चंद्र जी, आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूँ, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं आज इस संवैधानिक जो फैसले को 3 और 2 के उससे जो निर्णय से जो संशोधन हुआ था, सरकार के विजन को सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का मैं अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की विजन को भी मैं अभिनंदन करते हुए कि सबका साथ सबका विकास जैसा स्वरूप था, जो 2014 का जो विजन था वो ओपन था, सबका साथ सबका विकास, इसलिए आज उस पर मोहर लगी है। और सुप्रीम कोर्ट वो सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, उसको मानसिकता शब्द या जातीयता शब्द कहना ये औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं ये इस बात की निंदा करता हूँ। हमें सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च संस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे आने वाला कल, जो पिछला जो कल गया है, कांग्रेस का कल्चर जिस टाइप का रहा है संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का, अपमानित करने का, तो इसलिए अब मैं कैसे कहूं कि उदित राज जी उधर फारे में जाकर के अब भूल गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के उसको असम्मान पूर्वक ऐसी भाषा यूज करना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं भी सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूं और मेरा भी शायद उनको मालूम होगा कि मेरे सामने अब आएंगे, उनसे बहुत लंबे पीरियड में बहुत लंबा पीरियड मेरा SC ST OBC जो है उनका तो आधा पीरियड भी नहीं होगा। लेकिन आज हम SC की बात करें, ST की बात करें, OBC की बात करें, और ये बीजेपी की सरकार ने कार्य करके दिखाया, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करके दिखाया, और जो 2 अप्रैल का देश में भूचाल मचा था उसको भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से। लेकिन रत्न साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, रमेश चंद्र जी, हम अपने हित को सर्वोच्च निर्णय लें। दो बातें छोटी सी। एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो 1992 में इंदिरा साहनी के, मेरे को रिपीट हो रहा है, आवाज आ रही है जी, थोड़ा सा ऑडियो देखिएगा रत्न साहब का, फिर उनके पास आएंगे। प्रोफेसर राजेश पासवान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं JNU से। पासवान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। मैं 92 के फैसले का भी जिक्र कर रहा था अभी रत्न साहब से, लेकिन आप मुझे समझाइए कि क्या ये सामाजिक विषमता, सामाजिक भेद और आर्थिक विषमता का मसला है? आप समझते हैं कि केवल पिछड़े लोगों को यदि शामिल करना जाए? जी देखिए, मुझे लगता है कि संविधान जो है कि एक व्यवस्था है जो देश के नागरिकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए तो बनाई गई है जी। तो मेरी अपनी राय, सरकार ने एक व्यवस्था की, गरीबों को भी शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए और उसमें मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता कि वे गरीब भी इसी देश के नागरिक हैं, तो उनके लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए। जो आशंका है और जो भी दलित स्कॉलर लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको आशंका इस बात की है कि जिस तरीके से आरक्षण बनाया गया वह तरीका सही नहीं था, और जिस तरह से पार्टी SC ST के मुद्दे आरक्षण आने के लिए हम कहते हैं कि उसके लिए ये डेटा जुटाइए, उसके लिए प्रावधान है नहीं है, उस तरह के जो बहाने बनाए जाते हैं आरक्षण नहीं थे। तो ये आशंका रही है। तो उसी बात एक और जो आपने कही भी अपने निर्णय में कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक कैपिंग लगाया, ये संविधान में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक कैपिंग लगाया है। आज के इस फैसले से वो हटा नहीं गई है। इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है SC ST OBC समाज को। अब सामाजिक 85% आपकी मांग होनी चाहिए जी, समाज वर्ग के लोग हैं, 15% आरक्षण देना चाहिए, सबसे जाति जनजाति और अनुसूचित वर्ग को 85% आरक्षण की मांग करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर। मेरी आकांक्षा जी। रत्न साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रत्न साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने बात कही 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर EWS के लिए, वो ठीक है। 8 साल से आपकी सरकार है और उससे पहले भी तमाम तरह की सरकारें रही हैं। मैं इस पर जाना नहीं चाहता कि EWS को मिलना चाहिए आरक्षण, SC ST को मिलना चाहिए। जब आपकी सरकार इतने ज़ोर शोर से 75 साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 75 साल बाद भी अभी हमारे समाज को आरक्षण की ज़रूरत है और आरक्षण की हिस्सेदारी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जिस चीज़ पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए, खासतौर से हमारे राजनेताओं को, सरकारों को, उसे आप ऐसा बांट रहे हैं जैसे कि आपने बड़ा एहसान कर दिया हो।
हेलो। रत्न साहब, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी। जी अब मिली है जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि सर आरक्षण किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। मैं इसके पक्ष पर नहीं जाना चाहता। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि 75 साल बाद भी हम लगातार आरक्षण की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मतलब हमने ऐसा समाज तैयार ही नहीं किया जिसको 75 साल बाद आरक्षण की जरूरत नहीं हो, बल्कि हिस्सेदारी हम बढ़ा रहे हैं। तो जिस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए उस पर आप गौरव कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये है ना एक बड़ा काम कर दिया। जिस परिवार ने 5.5 दशक तक राज अकेले, आवाज रिपीट हो रही है, रत्न साहब को देखिए, उनकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर पासवान, ये सवाल आपको ठीक लगता है कि आरक्षण के हिस्सेदारी लगातार बढ़ाने की बजाय हमें समाज को ताकत देनी चाहिए थी, और मैं समझता था 75 साल बाद आरक्षण को कम किया जाए लगातार? मुझे यह सवाल बहुत असभ्य और अमर्यादित लगता है, क्योंकि आरक्षण को मेनस्ट्रीम मीडिया ने अयोग्यता का पर्याय बना दिया है, जबकि आरक्षण अवसरों की समानता का भी पर्याय है। वैसी व्यवस्था में जहाँ पे समाज लोकतांत्रिक है, उस समाज में सभी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी सब लोग हैं, तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता है आरक्षण। जबकि हमारा मेनस्ट्रीम जो इंटेलिजेंसिया है, डॉक्टर साहब, मैं यही बात कर रहा हूं कि हमने ऐसा समाज ही तैयार नहीं किया जिसको बराबरी का एक मौका मिल पाए। उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, असभ्य सवाल नहीं कर रहा। जी, उसके लिए वो सिस्टम ईमानदार होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को बराबरी के मौके मिलते हैं। सिस्टम ईमानदार नहीं है, सिस्टम में पैरवी चलती है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सत्ता के नाम पे, विचारधारा के नाम पे, पैसे के नाम पे। तो सिस्टम में भागीदारी इन सब चीजों को लेकर चलती है। इस वजह से सिस्टम बेईमान है, और उसी वजह से जरूरी है कि आरक्षण से हमें ऐसे अवसर सृजित करें ताकि व्यवस्था लोकतांत्रिक हो सके। तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आरक्षण सुनिश्चित करने का माध्यम है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये इंटेलिजेंसिया का, कि जो आरक्षण को अयोग्यता का पर्याय मानती है अनुसूचित जाति जनजाति मामले में, लेकिन दूसरे मामले में वो आरक्षण को बहुत ही मानवाधिकार के तहत और बहुत ही देती है। अगर हम महिलाओं की बात करें, या बुजुर्गों की बात करें, या दिव्यांगजनों की बात करें, या दूसरे इनफैक्ट जो पैसे वालों की जो बात करें, उनकी नहीं, जो जहाँ पे चीजें आरक्षित होती है वहां पे उनके तर्क अलग होते हैं। लेकिन जैसे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मसला आता है तो तर्क एकदम उल्टे अर्थ करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको नए सिरे से इसको सोचना चाहिए कि आरक्षण जो है वो अवसर है, उन वर्गों के लिए अवसर है। और मैं कहना चाहूंगा, सर अन्यथा ना लीजिएगा, जहां जहां भी आरक्षण है वहां पे व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक है, जहां पे आरक्षण नहीं है वहां पे व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। न्यायपालिका हो, मीडिया हो, इंटेलिजेंसिया, वो सब लोकतांत्रिक चरित्र को लेकर के चलते हैं, लेकिन जिस भी सेक्टर में आरक्षण है वहां पे चीजें अधिक बेहतर है, ये मेरा मानना है। प्रिया, तो आप ज़्यादा आरक्षण चाहते हैं। हमारे साथ अश्विनी दुबे साहब भी जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत विद्वान लोगों में से। अश्विनी जी, आपके अनुभव का और आपकी मौजूदगी का लाभ मैं ये उठाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आपको आवाज़ मिल रही है? ऑडियो आवाज़ मिल रही है दुबे साहब? ऑडियो देखिए सर, ऑडियो देखिए अश्विनी जी का। हेलो हेलो हेलो, आ रही है जी, रत्न साहब को आ रही है? है जी, रत्न साहब, जो पासवान साहब ने सवाल उठाया कि ये एक आरक्षण का विरोध करना एक असभ्य तरीका है और आरक्षण जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताकत देता है या बराबरी का एक मौका देता है, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के उस संविधान के बारे में आवाज़ रिपीट हो रही है। सर रमेश जी का भी देखिए किस तरह से ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है। अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर, आवाज़ नहीं आ रही है। अरे नहीं, ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं मिल रहा है। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ मुझे समझाइए कि जो 1992 का इंदिरा साहनी केस का फैसला है वो, और सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, इन दोनों फैसलों को कैसे आप देखते हैं? और फिर संसदीय व्यवस्था में जैसे 2019 में बिल पास हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? वो केवल एक राजनीतिक मौका था या बहुत बड़ी चिंता थी EWS के लोगों की?
लगता है कि न्यायालय है, न्यायपालिका का कि नहीं हो, हमारे अपने एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न्यायालय का काम संविधान के और उसके प्रावधानों की व्याख्या करना होता है। तो आरक्षण जो लाया गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, संविधान में संशोधन करके आर्थिक रूप से जोड़ करके वो चीजें लाई गई, 15 करके लाया गया। तो इस वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया। लेकिन जो इतरा सानी वाला मसला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक लगाई थी, और मुझे लग रहा है कि वो रोक सही नहीं, क्योंकि जिसकी 85% आबादी है, उसके अवसरों को 50% में सीमित कर देना ये सही नहीं था। तो मुझे लगता है, मैं एक उम्मीद देखता हूँ कि यह जो फैसला है आज का, वह उस वर्ग को और बड़ा आसमान देगा, बहुत बड़ा फलक देगा। इनफैक्ट जो पेटिशनर हैं जनहित अभियान के राजनारायण, उनका एक और आंदोलन चलता है जातिगत जनगणना का। तो मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो जातिगत जनगणना करा करके और सारे अवसरों की समानता को और बेहतर बनाना चाहिए उसको, और जो 50% की कैपिंग है उसको हटा करके और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये इससे देश और मजबूत होगा। जो कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि उनकी आवाज प्रतिनिधित्व नहीं है, तो प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको समझ में आती है बात कि जातिगत जनगणना अगर होगी तो बेहतर काम हो पाएगा, बेहतर तरीके से हम व्यवस्थित कर पाएंगे चीजों को। जी, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जब सरकारें जातिगत आरक्षण का समर्थन कर रही हैं, 10 साल के लिए और बढ़ा रही हैं, ईडब्ल्यूएस कर रही हैं, तो फिर जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रही हैं? मुझे थोड़ा समझाइए सर। फिर वही उसी तरह से विरोध, देखिए सरकारों के तो अपने तर्क होते हैं, लेकिन सरकारों का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी सरकार हो, मेरे लिए सरकार का मतलब होता है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। जी, देखिए उनको अक्सर ये होता है ना कि किसका फायदा किसको पहुंचा, तो ये सब जानने के लिए जरूरी है। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ही लोग फायदा उठा रहे हैं, तो ये देश के प्राकृतिक और नैसर्गिक संसाधनों पे किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, यह जानने के लिए जरूरी है जातिगत जनगणना। और इससे जब हम जान लेते हैं तो चीजों को और नीति निर्धारण करने में और मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि अक्सर जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन वाले मसले पे कोर्ट का ही फैसला था कि हमें ऐसा स्टडी कराना चाहिए कि संवैधानिक पे उच्च पदों पे लोग हैं कि नहीं है। अक्सर ये डेटा से निकल के आता है कि विश्वविद्यालयों में SC/ST OBC प्रोफेसर पर्याप्त नहीं है, तो ये जरूरी है जनगणना। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि जातिगत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के क्या फायदे क्या नुकसान है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। यूँ जाते हैं और यूँ लौट कर आते हैं, फिर आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को संविधान सम्मत बताया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया 3-2 से। 3 जज उसके समर्थन में थे, 2 जज उसके खिलाफ थे, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के यूयू ललित साहब वो इसके खिलाफ थे। हमारे साथ तहसीन पूनावाला साहब भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस मसले से जुड़े हुए भी हैं। तहसीन साहब, आपका स्वागत है। आज के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं ऑफकोर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूँ और उसे नमन करता हूँ, लेकिन मैं इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और देश के आवाम को बता दूं, मैंने इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये मानता हूँ ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और उस बात को मैं आज भी मानता हूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं इत्तेफाक नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एक तो 103वां जो संशोधन हुआ 103rd अमेंडमेंट, वो पार्लियामेंट ने उसको पास किया, मेजॉरिटी के साथ पास किया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उस फैसले पर, संसदीय फैसले पर मोहर लगाई है। आपको क्या बड़ी वजह लगती है कि आप इस फैसले के खिलाफ हैं?
विजय सर, मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब हो, चाहे फिर वो किसी भी जाति से आए, किसी भी धर्म से आए, किसी भी लिंग या सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो, उसको उसका अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए या आयुष्मान भारत योजना ले लीजिए या आप कोई और योजना ले लीजिए जो भारत सरकार की योजना है। तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसको अस्पताल की जरूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग या सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, उसको अस्पताल की योजना मिलनी चाहिए, या वो आयुष्मान भारत के तहत उसे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, या 80% जो राशन मिलता है उसको राशन मिलना चाहिए, फिर वो भूखा है या उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, तो वो मिलना चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो भारत के संविधान में सिर्फ जाति के आधार पर दे सकते हैं, आप और किसी आधार पर नहीं दे सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। मैं इसको थोड़ा सा आगे इसको एम्फसाइज करता हूँ। मैं बताता हूँ, अगर हम आज 7 नवंबर 2022 की बात कर ले और जितने भी हमारे मुल्क में हाई कोर्ट्स है, हम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को देख ले, कितने आज की तारीख में कितने चीफ जस्टिस दलित, SC, ST, OBC है आज की तारीख में? कितने नेशनल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स SC, ST, OBC है? उत्तर प्रदेश का सूबा देख लीजिए, कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या SP दलित, SC, ST, OBC है? अरे चलिए आप निजी संगठन में आ जाइए। मैं निजी संगठन में रिजर्वेशन हूं, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन निजी संगठन भी देख लीजिए, न्यूज चैनल्स के उदाहरण देख लीजिए, कितने 9 बजे के एंकर्स दलित, SC, ST, OBC है। सर मैं बहुत बड़ी बात आपके शो पे करने वाला हूं जी। मैं आपके शो पे, लाइव शो पे अपना सर मुंडवा दूंगा सर, अगर RSS उनका अध्यक्ष एक SC, ST, OBC को बना दे। नहीं बनाया आज तक उन्होंने। क्यों? क्योंकि आज तक 75 इयर्स के बाद हमारे दलित भाइयों को, SC भाइयों को, ST भाइयों को, OBC भाइयों बहनों को वो अधिकार नहीं मिला है। आज आपका पेपर का आप डेटा निकाल दीजिए। मैं तो ये कहता हूं जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। अश्विनी दुबे साहब, आप की मौजूदगी जो है मैं इस फायदे के लिए उठाना चाहता हूं कि आप इसकी सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, फैसला है, उसके कानून की व्याख्या मुझे समझाइए कि क्या फ़र्क है इंदिरा साहनी केस में और आज के केस में। एक तरफ जब इंदिरा साहनी केस है उस समय 6-3 का फैसला होता है और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं मधुकर हीरालाल कानिया, वो उसके फैसले के में आरक्षण के समर्थन में होते हैं। आज जब फैसला हो रहा है 5 में से 3-2 का, उसमें हमारे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो उसके खिलाफ है। थोड़ा सा मुझे इस कॉम्प्लिकेशन को समझाइए और इसका क्या मायने क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले 1 मिनट के लिए आपसे समय लूंगा जी इस पूरी बात को समझने के लिए। तहसीन भाई की बहुत सारी बातों में बड़ा विरोधाभास है, बड़ी हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं जो तथ्यहीन है, संविधान सम्मत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट के सम्मत नहीं है जी। इसलिए पहला, हमारे पास ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैं अपने मित्र आदरणीय तहसीन पूनावाला को भी कहता हूं कि उसका अनुच्छेद 15 उठाएं और उसके अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 6 के सब क्लॉज A को पढ़ें। वहां क्लास लिखा हुआ है, कास्ट नहीं। पहला आर्ग्यूमेंट, बड़े सेलेक्टिवली 1990 में मंडल कमीशन के द्वारा क्लास शब्द को कास्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एडमिट किया। पॉइंट नंबर 2, जिस दिन संविधान बना उस दिन रिजर्वेशन संवैधानिक तौर पर 2 के लिए था। शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के भाइयों के लिए 7.5%। वो देते हुए ये संवैधानिक आरक्षण था जो संविधान जब बना तो उसकी संरचना के साथ साथ आया। देते समय यह बात भी संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने, इवन कि हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि आरक्षण वैशाखी नहीं है, सहारा है, 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए जी। रुक जाइए तहसीन भाई, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, दिन भर से सुन रहा हूं, तो रुक जाइए। पहला जी, मेरा नंबर बोलिए मेरे भाई जी। मेरे को मौका नहीं मिला है बिल्कुल भी जी। जब आपको भी मौका मिलेगा, मैं एक ही बार बोलूंगा, आपके पास जाना है तो आप बोल दीजिए, मैं आपको उत्तर देने फिर मैं निकल जाऊंगा जी। अश्विनी जी देखिए, एक बार व्याख्या करें। नहीं, चर्चा इसलिए जरूरी है कि तहसीन भाई ने लच्छेदार बातें की है, उसका जवाब देना मुझे जरूरी है यहाँ। नहीं, जरूर आप दीजिए बात। तीसरा, जो अगर हम बात करें आज के जजमेंट की, हमारा 103वां संशोधन 50% के कैप की जो हम बात कर रहे हैं इंदिरा साहनी जजमेंट की, आदरणीय विजय त्रिवेदी जी बहुत विद्वान जर्नलिस्ट है, तहसीन भाई हमारे मित्र हैं और 2 पैनलिस्ट हमारे आदरणीय, मैं कहना चाहूंगा
कि उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी थी, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द रिजर्वेशन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 should not cross 50% full stop। उसके बाद है only in exceptional circumstances can this strict rule be transgressed, but only when an extraordinary or special case is made out and only with the application of extreme caution। तो एक टेस्ट ये था कि 50% की कैप को आप पार कर सकते हैं बड़े एक्सट्रीम कॉशन के साथ। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने 1992 जजमेंट की 3 जजेस की, ऑनरेबल जस्टिस टीके थॉमन, ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह, ऑनरेबल जस्टिस आरएम सहाय, माइनॉरिटी का ओपिनियन ये था कि हर तरह का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में है, और कोई भी रिजर्वेशन जो इस तरह से परमिसिबल नहीं है जिसमें जातियों के आधार पर और पैरामीटर फिक्स नहीं हो। इंदिरा साहनी में एक केस ये भी था कि इसके बाद जो जातियां सबल हो गई हैं उनको रिजर्वेशन के परव्यू से बाहर लेकर आएंगे और स्टेट डाटा कलेक्ट करेगी जी। ये भी था कि एक ही बार रिजर्वेशन मिलेगा, क्रीमी लेयर की बात भी उसमें इंक्लूड हुई। उसमें यह भी था कि देश भर में रिव्यू होगा, सरकार देखेगी। विजय जी, बड़े सम्मान के साथ मैं सबका इंक्लूजन की बात करता हूं, यूनिटी की बात करता हूं, लेकिन दलित से महादलित पॉलिटिकल क्लास ने किया, ओबीसी विद इन दी ओबीसी पॉलिटिकल क्लास ने किया, यानी रिजर्वेशन की ग्रीड बढ़ती गई जी, लेकिन जातियों को प्रिविलेज जो उनको मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिला। हमारे तहसीन भाई जैसे जो प्रिविलेज एलीट क्लास है देश की, वो रिजर्वेशन मल्टीप्लाइंग रिजर्वेशन लेती रही। मेरे जैसा गरीब जो व्यक्ति ब्राह्मण है वो तहसीन भाई को समझाता रहा कि मेरे को भी रिजर्वेशन दे दीजिए। तहसीन भाई, सवाल यहां पर यह है जी, देखिए जब आप और अश्विनी भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत वरिष्ठ मित्र भी और बहुत विद्वान लोगों में से हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। लेकिन जब डिबेट पर्सनल हो जाता है, जब व्यक्तिगत हो जाता है, मतलब आपके पास तर्क नहीं है। नहीं, वो पर्सनल, आपका नाम का जिक्र कर रहे थे, वो पर्सनल नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि मैंने रिजर्वेशन लिया है, तो मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं आता हूँ रिजर्वेशन लेने के, ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूँ, ना मैं किसी जाति के कैटेगरी में आता हूँ। बट कोई बात नहीं अश्विनी भाई, आपने मेरी बात अपने शुरुआत में कही नहीं। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति अगर गरीब हो, मैंने शुरुआत में कहा उसको सारे बेनिफिट्स बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन एक अलग चीज है। हम आते हैं रिजर्वेशन के मुद्दे पे, इंदिरा साहनी पे, और जो टेक्निकल पॉइंट्स आपने बताए, मैंने आपकी सारी बात हाइपोथेटिकली मानी, सारी बात मान ली। इंदिरा साहनी को आप कोट करते हो, तो आप कृपया मेरा एक काम कर दीजिए, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी जिन्होंने ये वादा किया था, उनको कह दीजिए कि 2011 का जो सेंसस है उस पर कास्ट डेटा रिलीज कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो कास्ट डेटा रिलीज? क्यों इसको बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब वो रिलीज करेंगे, जो मैं नारा इस शो पे दे रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी वो मांग होगी। मैं तो कह रहा हूं कि जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। आप ये डेटा बाहर कर दीजिए आज विजय जी के शो के अंदर, कितने मेरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दलित बने। आप सिर्फ एससी और एसटी की बात करें, चलिए सारे कास्ट को छोड़ देते हैं, कितने एससी बने चीफ जस्टिस? ठीक है, कितने आज एसटी पूरे भारत? ठीक है तहसीन जी, वो बहस हमने कर ली, उस पर आपने अपनी बात कही, दुबे साहब का जवाब दे दिया। रमेश जी, जो बात तहसीन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कहिए ना कि कास्ट सेंसस कर लें, आप तो कास्ट के लिए एससी एक सेकंड और सिर्फ एक ही सेकंड और। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी कास्ट को खुद ओबीसी कास्ट में डाला, और खुद बार बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। बोल दीजिए ना माननीय प्रधानमंत्री को कि अपने कास्ट को निकाल दें, वहां पर सही। आप करें तो हम करें तो चमत्कार, आप करें तो गुनहगार। ये क्या बात? ठीक है रमेश, रत्न साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कास्ट सेंसस हो जानी चाहिए? जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं वो दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचने से पहले उनको देखना चाहिए कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 11 अधिवेशन हुए थे, 53,000 लोग जुड़े थे, और उस व्यवस्थाओं में 2473 संशोधन आए थे। 2473 सर, बेसिक सवाल है जो तहसीन साहब कह रहे हैं और अश्विनी जी कह रहे हैं कि क्या कास्ट सेंसस होनी चाहिए? आप सरकार को कहेंगे, आप सरकार का हिस्सा है। आप राजनीतिकरण, मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन सबसे पहले समाज के समता मूलक उसका भी हिस्सा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता मूलक समाज की संरचना की थी, और आज मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और उसी परिप्रेक्ष्य में एससी एसटी की जो एट्रोसिटी एक्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट उससे लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो संसदीय उससे पास कराया।
सर मेरे को ये समझ, सर बेसिक, देखिए बेसिक सवाल समझाइए, ये ज्ञान सोची थी। रमेश जी मुझे ये बताइए, आप इस फैसले के साथ हैं खिलाफ हैं? को टच नहीं किया गया है। आप 3-2 के सिस्टम से संवैधानिक व्यवस्था को, और उसका ये जो जिन लोगों ने जो गरीबों के निर्धनों के प्रति नहीं सोचा, जिन्होंने ओबीसी के नाम पर, जात के नाम पर रोटियां सेकी, जात के नाम पर राजपाट किया। आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, दलित कार्ड आज दिखाई दे रहा है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया, क्या उनको याद है? 2.5 गज जमीन दिल्ली में बाबा साहब को नहीं मिली। ठीक है, उदित राज जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। उदित जी, आप इस फैसले के साथ हैं खिलाफ हैं? मैंने सुना कि आप खिलाफ हैं, कांग्रेस साथ है। देखिए, ऐसा है कि मेरा निजी ऑब्जर्वेशन है, 97 से लेकर के अभी तक आरक्षण के संबंधित तमाम सारे मुकदमे हमने खुद लड़े हैं, और डीओपीटी ने 5 अमेंडमेंट जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था, वो इंदिरा साहनी के जजमेंट में ओबिटा डिक्टा के रूप में वो आया था, और इसलिए उसमें स्ट्रगल करना पड़ा। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, वाजपेयी जी की सरकार ने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे। आश्चर्य की बात मैं यहाँ बताऊंगा कि मैं क्यों जातिवादी सुप्रीम कोर्ट को कहा। जब ओबीसी का रिजर्वेशन पेंडिंग था इंदिरा साहनी वाले मामले में, तो SC/ST के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन, ओबिटर डिक्टा या जजमेंट नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया जी। उसकी वजह से तमाम सारी परेशानियां हुई। मैं आज क्या कहा हूँ इसको बता देना चाहता हूँ कि 25 साल से लगातार कई केसेस में हम लोग अपीयर हुए, चाहे नागराज का केस हो, RK सब्रवाल का हो, या पवित्रा का हो, जुनेजा का हो, तमाम सारे जो बड़े बड़े लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को रिजर्वेशन के संबंधित है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि 50% तो लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे तो रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता जी। तो आज जो 50% की सीमा टूट गई जी, और एक बात, सीमा ही नहीं टूटी, बड़ी बेंच 9 जजेज की बड़ी बेंच थी मंडल वाली, जिसको इंदिरा साहनी के नाम से जानते हैं टेक्निकली जी, प्रैक्टिकली हम लोग कहते हैं मंडल जज जी। उसमें 9 जजेज की बेंच ने फैसला दिया था, 5 और 4 का, 5 फेवर में थे, 4 विरोध में थे, लेकिन माना जाता है कि जजमेंट पूरे बेंच का माना जाता है। आज भी पूरे बेंच का ही जजमेंट माना। अगर SC/ST OBC का रिजर्वेशन का मामला आज हुआ होता, सवर्णों का ना होता, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 30 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो टर्न डाउन कर देते, 1 मिनट नहीं लगता, समरली डिस्पोज कर देते और कह देते थे जाओ 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होता। लेकिन सवर्ण रिजर्वेशन की बात जब आई, तो एक तो बड़ी बेंच के फैसले को आल्टर कर दिया, जो कर नहीं सकते। दूसरी बात है कि 50% की सीमा तोड़ दिया। मैं EWS रिजर्वेशन के विरोध में नहीं हूँ, मानसिकता के विरोध में। अभी दुबे जी हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप EWS के साथ भी रहना चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर ऐसा करते हैं। डॉक्टर पासवान के पास आऊं मैं, लेकिन अश्वनी जी एक छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूं जो उदित राज जी ने सुप्रीम कोर्ट पे किया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा विजय जी, भारतीय जनता पार्टी में दलित जा करके, दलित हैं, पिछड़े हैं, ऐसे गुलाम हो जाते हैं। मैं संसद में रह करके 500 मेरे बयान हुए। जी, आप जिस डाल में बैठते हो उसी में आप कुल्हाड़ी चलाने लगते हो। आप दलित कार्ड कब से सीख गए? मैं बाम से DS और बसपा का फाउंडर्स में से टॉप बनूं, आपका तो राजनीतिक इतना अनुभव भी नहीं होगा। ठीक है आप किसका रमेश साहब, एक मिनट, छोटा सा, आपसे बड़ा गुलाम कौन हो सकता है भाई? जिस कांग्रेस ने 2 गज जमीन बाबा साहब को नहीं दी, जिस कांग्रेस ने भारत रत्न बाबा साहब को नहीं दिया, आप वहाँ गुलामियत को जो जी रहे हो। ठीक है रत्न साहब, ठीक है, आपको तो सांसद का टाइटल मिल गया बीजेपी से, आजाद होता है वाली बात है। दलित पिछड़े आदिवासी को अधिकार मिलता, तो इससे अच्छा कि पूरे जीवन में अंग्रेजों की गुलामी करूं। RSS के सरसंघ चालक गुरु सर, अभी तो आपकी पार्टी आपकी बात नहीं सुन रही, जिस पार्टी में अभी आप हैं। कांग्रेस जो है आपकी राय से अलग है।
फिर भाई सबसे बड़ा मैं गवर्नमेंट तो अपनी यही हो निजी गए। राय रखता हूँ, मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ। तो फिर कौन सुन रहा है? वही बात हो गई बीजेपी कांग्रेस में, आपकी बात तो कहीं नहीं सुनी जा रही। अश्विनी जी, ठीक है, अश्विनी जी एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि वक्त कम है। तो किसके भी आप पे बात कर रहे हैं? सर ठीक है, अश्विनी जी से एक सवाल। अरे उदित साहब, उदित जी अब ठीक है, आपने बात कर ली अपनी। अश्विनी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उदित राज जी ने कहा है, आप उस पर अपनी छोटी सी टिप्पणी दे सकते हैं? देखिए, उदित राज जी का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वो जब सेलेक्टिवली जजमेंट पास में आए तो उदित राज जी का प्रयास खराब आए तो जजेस सवर्ण हो जाते हैं। ये इनके सोशल मीडिया के ट्वीट्स उठाइए, आपको खुद पता चलेगा मानसिकता का। बहरहाल मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, नॉन कंट्रोवर्शियल व्यू देना चाहता हूं उदित राज जी को भी और बाकी पैनलिस्ट को भी। आरक्षण के खिलाफ जब दिसंबर 1949 में धारा 292 और 294 के तहत मतदान कराया गया था, तो उस वक्त 7 में से 5 वोट आरक्षण के खिलाफ पड़े थे उदित राज जी। मौलाना आजाद, मौलाना हिफजुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन और हुसैन भाई लालजी ने आरक्षण के विरोध में मतदान किया था। पॉइंट नंबर 2, उदित राज जी आरक्षण पर जो राजनीति की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि 10 साल में समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण दिया गया उन्हें लाभ मिला। पॉइंट नंबर 3, आरक्षण जाति धर्म पर नहीं हो। हरिजन के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में महात्मा गांधी ने लिखा, आदर्श हैं हम सबके। चौथा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा आरक्षण से समाज का संतुलन बिगड़ेगा। आज आप ग्रीड बढ़ाते जा रहे हैं। खुद उदित राज जी का बेटा, उदित राज जी का पोता रिजर्वेशन लेगा, लेकिन मार्जिनाइज कम्युनिटी जो बिहार में बैठा हुआ है, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये है मोनोपोली। इसको ब्रेक करने के लिए, सोशली अपलिफ्ट करने के लिए जरूरी है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया आधार हो रिजर्वेशन। ठीक है, उदित जी छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट। बाबा साहब का संसद से सदस्यता समाप्त हो गई थी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। कांग्रेस ने ही बाबा साहब को चुनवा के संसद में लाई, तो कांग्रेस ने ही ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया, चेयरमैन बनाया, लॉ मिनिस्टर बनाया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं जो दुबे जी कह रहे हैं, कांग्रेस ने ही इम्प्लीमेंट किया इसको। मैं विजय जी, मैं EWS के खिलाफ में नहीं हूँ जी। वो मानसिकता, अगर यही SC ST OBC का मैटर जाता तो सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट न लगता, कह देता कि भाई 50% की लिमिट क्रॉस हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आज आधार कैसे बदल गया, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, डॉक्टर पासवान छोटा सा कमेंट आपका, लास्ट कमेंट। इसका जवाब दुबे जी के पास नहीं है। ठीक है, कोई बात। एक भी जजमेंट, उदित जी ठीक है, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं लास्ट कमेंट छोटा सा चाहता हूं। जजमेंट बताए कि बड़ी बेंच का फैसला छोटी बेंच ने अल्टर किया, एक जजमेंट बता दे, ये पहला जजमेंट है। ठीक है, डॉक्टर पासवान छोटा सा कमेंट आपका। मैं छोटा सा कहना चाहूंगा, जो बातें हैं वो बातें एक व्यक्ति की, एक राजनीति की बातें नहीं है। 30 साल से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे एक जनता की पीड़ा है और उन्हें कई मोर्चों में महसूस किया है, अलग अलग पार्टियों में रहती है। ठीक है सामाजिक न्याय जी। रमेश साहब आपका कमेंट। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसके द्वारा कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा कम से कम उदित राज जी अपनी मानसिकता तो सही कर लो। जाकर के आपको टैग भी बीजेपी ने दिया है, और उदित राज जी मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं। अरे उदित राज जी पर बहस नहीं हो रही है रमेश जी, को जो सबका साथ सबका, ये प्रोग्राम उदित राज जी पर नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि कास्ट सेंसस के लिए आप प्रधानमंत्री को बोलेंगे। रत्न साहब छोटा सा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। रमेश जी छोटे से सवाल का जवाब नहीं दिया कि कास्ट सेंसस के लिए आप प्रधानमंत्री को बोलेंगे। किसके लिए? कास्ट सेंसस के लिए, जाति जनगणना के लिए, जाति जनगणना के लिए प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे आप? ऐसा है, मैं जाति गणना या किस चीज के लिए बोलूंगा, वो जो चीजें देखते चले आ रहे हैं, जो चीजें देखते चले जा रहे हैं, जो कभी भी जो है एक यानी 5 दशक तक राजपाट करने वालों के उसमें नहीं था। क्या सबका साथ सबका विकास में ओबीसी था? क्या संवैधानिक दर्जा ओबीसी को था? क्या पंच तीर्थ स्थल डॉक्टर अम्बेडकर के थे? 2.5 गज जमीन तक नहीं दिया? भारत के लिए सबसे सेफ साइड है समरसता मूलक देश की जो सोच है। दुबे साहब एक छोटा सा चीज मुझे समझा दीजिए, जो उदित जी कह रहे हैं कि बड़ी बेंच के फैसले को छोटी बेंच उलटे, इसका क्या मायने है?
लेकिन नहीं, उदित राज जी को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बड़ी बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा नहीं, बड़ी बेंच ने अपने फैसले में जो एक थोड़ा सा कैप छोड़ा था उसकी व्याख्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 5 बिंदु, आप कह रहे हैं विजय जी बड़े आदर के साथ जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाए या जनगणना करवाए। उदय जी दुबे जी को सुन लीजिए। 50% की सीमा किसी भी स्थिति में पार नहीं की जा सकती। ठीक है उदय जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। अश्विनी जी छोटी सी, मैं क्या उस पैराग्राफ को फिर से रिपीट करूं विजय जी, या खुद ये रिव्यू करके देखेंगे? टाइम कम है। ठीक है, आप आगे। मैं एक बात कहता हूं, जातिगत जनगणना या जनगणना राज्यों पर इसलिए छोड़ना चाहिए कि जो कैटेगरी उत्तर प्रदेश में ओबीसी में है वो कैटेगरी मध्य प्रदेश में जनरल में है, कुछ कैटेगरी उत्तराखंड में जनरल में है, वो दूसरी जगह ओबीसी में है। तो केंद्र अगर ये जनगणना करेगी तो उसके बजाय राज्यों को इंदिरा साहनी जजमेंट के मुताबिक जनगणना। और उदय जी, इंदिरा साहनी के जजमेंट में फिर पढ़ लीजिएगा, एक ऑब्जर्वेशन, एक टेस्ट ये भी था कि एक्सेप्शनली सर्कमस्टांसेस में एक्सट्रीम कॉशन के साथ पार्लियामेंट 50% के कैप को आगे बढ़ा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, उदित राज जी आपका, प्रोफेसर राजेश पासवान साहब का, अश्विनी जी का, तहसीन पूनावाला का और उदित राज जी का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए। इस पर 78% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 22% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी 78% लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। हर कोई चाहता है उसका फ्यूचर ब्राइट हो, जैसे मेरे कपड़े उसके कपड़ों से ज्यादा वाइट हो। ऐसे में वो तबका जो कभी राशन के लिए तो कभी पानी के लिए लाइन में लगता है, उसके हाथों में आरक्षण का खुशनुमा, खुशबूदार, सुनहरे सपनों से भरपूर साबुन। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं कि बता पाऊं कि आरक्षण मिलने से इनके ग्रह नक्षत्र या गुण दोष सब बदल जाएंगे और आरक्षण का तावीज पहनकर ये भाग्यवान बनेंगे और इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे मेरा मानना है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसके पहले उन्हें मौलिक सुविधाएं भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त निकाल पाएं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों का हाल रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी निकालने वाला है। ऐसे में इनका रिजर्वेशन कहीं आरएसी में न अटका रह जाए। और सबसे बड़ी बात, आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें आरक्षण की ज़रूरत पड़ रही है, यानी हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशहाली नहीं पहुँचा पाए हैं, जिसकी बात बाबा साहब अम्बेडकर करते थे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।